Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Friends, in today's video we are going to study about Malik Ambar. Malik Ambar was a military general and he was the military general of a special renown. ओके तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं मलिक अंबर के बारे में. ओके मलिक अंबर का जन्म 1548 में हुआ. ओरोमो जनजाति में इनका जन्म हुआ था और ये ओरोमो जनजाति जो थी ये एक पेस्टोरलिस्ट जनजाति थी, यानी पशुचारी जनजाति थी और एक बहुत ही शांति प्रिय जनजाति थी. ओके और इनका जन्म वर्तमान इथियोपिया और उस समय के अबिसीनिया देश के हरार प्रांत में हुआ, हरार नामक स्थान पर हुआ. ओके इनके बचपन का नाम चापू था. चापू जिसका कि अर्थ होता है साफ, साफ या स्वच्छ. ओके तो इस तरह से आपने देखा कि 1548 में ओरोमो जनजाति में इनका जन्म हुआ जो कि इथियोपिया के हरार नामक स्थान पर हुआ. ओके इनका नाम बचपन का नाम चापू था जिसका मतलब स्वच्छ या साफ से होता है. ओके उस समय दास प्रथा बहुत जोरों पर थी और दास व्यापार वर्ल्ड भर में होता था. ओके खास तौर से ये जैसे ईस्टर्न कोस्ट के थे. इथियोपिया जो है ईस्टर्न कोस्ट पर है, तो ईस्टर्न कोस्ट से वहाँ से स्पेशली इथियोपिया से जो दास व्यापार होता था वो कायरो, मिस्र की राजधानी, बगदाद और सेंट्रल एशिया के लिए होता था. यहाँ पे यहाँ के इथियोपिया के ग़ुलामों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और घरेलू कार्य और मिलिट्री एट्सेट्रा में इनकी बहुत ज़रूरत रहती थी, इनका बहुत इस्तेमाल होता था. ओके और उसमें भी ओरोमो जनजाति जो थी वो स्पेशल टारगेट थी क्योंकि ये बहुत ही, जैसे हमने ऊपर देखा, शांति प्रिय लोग होते थे और शरीर से लंबे तगड़े होते थे जिसकी वजह से मिलिट्री में इनकी स्पेशल डिमांड रहती थी. ओके तो इसी तरह से मलिक अंबर को ही 12 साल की उम्र में ही दास मार्केट में बेच दिया गया और वहाँ से इसको बगदाद लेके जाया गया. बगदाद में इसको मीर कासिम नाम के एक व्यापारी ने ख़रीद लिया. मीर कासिम एक बहुत ही दक्ष व्यापारी था और उसने मलिक अंबर में संभावनाएं देखी, इसलिए उसने मलिक अंबर को बेस्ट एजुकेशन दिलाई, अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई उसकी, साथ ही साथ ट्रेनिंग दी और उसकी ग्रूमिंग भी की जिससे कि वो एक ह्यूमन कैपिटल में, बेस्ट ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके. ओके मलिक अंबर के अगर जैसे आप नेट पर भी फ़ोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मलिक अंबर को खूब लंबा तगड़ा दिखाया गया. ओके वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शरीर का मालिक था, खूब लंबा और सेहतमंद व्यक्ति था. ओके और जब मीर कासिम ने उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे करके, उसकी एजुकेशन दे करके उसको काबिल बना दिया तो फिर उसने उसका नाम भी बदल करके अंबर कर दिया. ओके अंबर एक तरह का नायाब पत्थर होता है, बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है, तो उसका नाम अंबर पड़ा इसीलिए. मीर कासिम को उसके बाद फिर यमन होकर के इंडिया आया वो और अपने साथ मलिक अंबर को भी लेकर के आया. ओके यहाँ पर उसने जो अहमदनगर डायनेस्टी थी उसके अंडर में एक अमीर थे जो खुद भी इथियोपियन थे. बाय बर्थ ही वॉज ऑल्सो अ इथियोपियन और अ हबशी. ओके उनका नाम चंगेज़ खान था. चंगेज़ खान के हाथों उसको बेच दिया गया. ओके और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा समय गुजरता, चंगेज़ खान के खिलाफ दरबारियों ने षड्यंत्र किया और उन पर राष्ट्रद्रोह का केस बनवा दिया जिसकी वजह से उनको सज़ाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट मिली. ओके और इस तरह से चंगेज़ खान कुछ ही दिनों के बाद मलिक अंबर के उनके शरण में, उनके मालिकाना हक में आने के कुछ ही समय के बाद मारे गए और इस तरह से मलिक अंबर अब आज़ाद हो गया. ओके इट meant दैट अंबर वॉज फ्री नाउ बिकॉज जो उसका मालिक था, मालिक की डेथ हो गई, तो मालिक की डेथ होने की वजह से मलिक अंबर को दासत्व से मुक्ति मिल गई.
ओके, तो इस तरह से अपने इंडिया में आने के कुछ ही समय के बाद मलिक अंबर जो था वो दासत्व से मुक्त हो गया। अ फ्री पर्सन इन अ लैंड ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्रगल, इंट्रीग। ओके, उस समय जैसे कि आपने अभी देखा भी चंगेज़ खान के साथ भी, उस समय साउथ जो था यानी डेक्कन, वहाँ अमीरों में दरबार, हर एक दरबार में अमीरों में आपसी संघर्ष चलता रहता था, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहते थे। पावर बैलेंस की कोशिश हमेशा लगी रहती थी, खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश रहती थी, दूसरों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की सियासत रहती थी। तो हर समय ये चीज़ें चलती रहती थी। इसीलिए जब ऐसी लैंड पर मलिक अंबर आया तो उसको भी कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत थी जिससे कि उसका अस्तित्व बचा रहे। ओके, साथ ही साथ ये समय था मुग़ल ग्रेट अकबर का। अकबर जो थे, जो कि भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम शासक कहे जा सकते हैं, निसंदेह रूप से वे बेस्ट मुस्लिम रूलर थे इंडिया की हिस्ट्री के। ओके, तो ये उनकी राइज का टाइम था। वे धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और 1572 में गुजरात भी जीत लिया था, 1562 में उन्होंने मालवा भी जीत लिया था, और लगभग इन्हीं दो राज्यों से होकर के साउथ को मेनली आते थे। तो इस तरह से लगभग बैकग्राउंड पूरी तरह से तैयार थी और साउथ पे हमला होना बस कुछ समय की बात थी। 1562 में मालवा को जीता जा चुका था। अदम खां मिलिट्री कमांडर बन के गए थे मुग़लों के, और उन्होंने बाज बहादुर को हरा करके मालवा को जीत लिया था। ओके, इसके साथ ही 1572 में गुजरात को भी जीत लिया मुग़लों ने, और अब डेक्कन का रास्ता उनके लिए पूरी तरह से खुला था। ओके, डेक्कन में जीत का अभियान चलाने का, साम्राज्य विस्तार करने का अकबर के पास सिर्फ एक साम्राज्य विस्तार ही बहाना नहीं था, बल्कि एक कुछ और भी ऐसी वजह थी जो दूरगामी कहीं ना कहीं परिणाम रखती थी, जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनको उसने दृष्टिगत रखते हुए साउथ में अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की। इनमें पहला है रिलीजियस शॉविनिज्म। ओके, साउथ में उस समय महदवी जो एक सेक्ट है इस्लाम के अंदर, वो बहुत ज़ोरों पे था, और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पैदा हुए सैयद मोहम्मद जो थे, वो अपने आप को महदी डिक्लेयर कर चुके थे। ओके, महदी एक तरह का विश्वास है, एक तरह की हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन है इस्लाम धर्म में, जिसमें कि उनमें ये माना जाता है कि जब जब इस्लाम खतरे में आएगा तब तब कोई अवतार लेगा, स्पेशली मोहम्मद साहब के परिवार से। ओके, और इस्लाम को उस खतरे से बचाएगा। तो 1600 के आसपास लगभग फिर से एक अवतार का समय हो रहा था, और उस समय सैयद मोहम्मद ने अपने आप को महदी डिक्लेयर करके उस मौके को भुनाया, अपने आप को महदी डिक्लेयर कर दिया, और उनको एकदम से रेडी फॉलोअरशिप भी मिली। ओके, बहुत सारे लोगों ने उनको तुरंत फॉलो करना शुरू कर दिया, स्पेशली साउथ में। और ये जो सेक्ट है ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, तो इसीलिए इसको काउंटर करने की कोशिश अकबर ने की, और ये माना जाता है कि उसने जो सुलह कुल की पॉलिसी चलाई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं रिलीजियस शॉविनिज्म, महदी जो सेक्ट था वो भी एक रीज़न था। ओके, तो रिलीजियस शॉविनिज्म एक वजह था, दूसरा था मिसबिहेवियर। ओके, जब 1591 में अकबर अपनी एम्बेसी भेजता है साउथ में, और साउथ के जितने भी उस समय सुल्तान थे या राजा थे, उन सबको एक तरह से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी सुजरेनिटी जो एक्सेप्ट कर लें। ओके, हमारे आधिपत्य में आ जाएं एक तरह से, और हमें अपना सर्वे सर्वा या हायर पावर मानते हुए हमारे अंडर में रहें। लेकिन अधिकतर लोगों ने मना कर दिया, और कुछ ने तो बड़े ही अपमानित करने वाले अंदाज में मना किया, ख़ास तौर से अहमदनगर ने। इसीलिए अकबर उनसे चिढ़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं वो मौके की तलाश में था जिससे कि
वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। और उसको ये मौका मिला भी बहुत ही जल्दी। 1595 में जो उस समय वहाँ का रूलर था बुरहान, उसकी डेथ हो जाती है। और इसके साथ ही मुगल्स जो हैं अटैक कर देते हैं। असल में मुग़लों का अटैक यूं ही नहीं हुआ था। जब अहमदनगर में बुरहान की डेथ हुई तो नेक्स्ट रूलर के नाम पर वहाँ के जो अमीर थे उनमें विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोग बहादुर निज़ाम शाह को शासक बनाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग मुर्तज़ा निज़ाम शाह को। ओके, इन्हीं दो गुटों में इस तरह से जो पूरा अमीर वर्ग था वहाँ का वो बट गया। और बहादुर निज़ाम शाह को गद्दी पे बिठा दिया गया। तो जो मुर्तज़ा निज़ाम शाह को शासक बनाने के पक्ष में था जो गुट, उसने इनवाइट किया अकबर को, मुगल्स को। अकबर का बेटा मुराद उस समय गुजरात का गवर्नर हुआ करता था, उसको स्पेशल इनविटेशन भेजा गया कि आप आएँ और अहमदनगर पे आके हमला करें। स्पेशली मियाँ मंजू नाम का जो एक व्यक्ति था उसने ये इनविटेशन भेजा था। ओके, तो इसी इनविटेशन पे ही मुगल्स साउथ पहुँचे, अहमदनगर पहुँचे और वहाँ की पॉलिटिक्स में उन्होंने दखल दिया। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक चांद बीबी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। चांद बीबी बीजापुर से थी और उसका अहमदनगर का मायका था। अहमदनगर का मायका था और बीजापुर से वो थी। बुरहान जो था उसका भाई था और बहादुर निज़ाम शाह उसका भतीजा था, और वो भी बहादुर निज़ाम शाह के पक्ष में थी कि वो ही शासक बने। ओके, बहादुर निज़ाम शाह बुरहान का बेटा था तो इसलिए पहला हक उसी का बनता था। चांद बीबी का ये मानना था और चांद बीबी ने बहादुर निज़ाम शाह को ही सपोर्ट भी किया। ओके, बहरहाल 1595 में अटैक होता है और चांद बीबी मुग़लों से समझौता करती है और बरार को उनको दे करके और सेनाओं को वापस भेज देती है। उनसे समझौता करते हैं, बरार उनको दे दिया जाता है, बरार का जो क्षेत्र था, और इस तरह से मुगल्स वापस चले जाते हैं। लेकिन हालात फिर बिगड़ते हैं। 5 साल के बाद 1600 में फिर से एक बार मुग़ल सेनाएं वहाँ पहुँचती हैं। एक बार फिर से चांद बीबी एक्टिव होती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी तरह से डिप्लोमेटिकली ही समस्या का समाधान हो जाए। इसके लिए वो फिर से मुग़लों से बात चलाती हैं और इस बार उन्हें बरार के अलावा बालाघाट और अहमदनगर का एरिया भी देने की बात करती हैं। ये प्रोसेस चल ही रहा होता है बातचीत का कि तभी जो दूसरा गुट था वो ये मानता है कि नहीं, ये इस तरह से तो अहमदनगर बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा और जो चांद बीबी हैं वो कहीं ना कहीं अहमदनगर को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं, और ये मानते हुए वो चांद बीबी का मर्डर करवा देते हैं। ओके, उनकी हत्या करवा देते हैं। इसके साथ ही चांद बीबी का अंत हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये युद्ध भी एक अलग मोड़ पे जाता है। युद्ध होता है, फिर लड़ाई होती है। लड़ाई में मुग़ल सेना जीत जाती है और फिर से एक बार अहमदनगर को जो चीज़ चांद बीबी कर रही थी, शांति के साथ कर रही थी, वही चीज़ करनी पड़ती है और उनको बरार, बालाघाट और अहमदनगर का क्षेत्र मुग़लों को देना पड़ता है। ओके, इसके साथ ही एक्टिव पॉलिटिक्स में अंबर की एंट्री होती है और वो कुछ समय के लिए बीजापुर और फिर बाद में अहमदनगर में अपनी सेवाएं देते हैं। मलिक अंबर लंबे समय तक मुग़लों से संघर्ष करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि भले से वो अहमदनगर को पूरी तरह से नहीं बचा पाए, बाद में उनकी स्पेशली उनकी मृत्यु के बाद में कब्ज़ा कर लिया, लगभग पूरी तरह से अहमदनगर को ख़त्म कर दिया गया 1633 में। लेकिन फिर भी जो अंत बिल्कुल नज़दीक था, इमिनेंट था, उसको बहुत लंबे समय तक टाला और इसके लिए हम पूरा क्रेडिट देंगे मलिक अंबर को। ओके, तो मलिक अंबर ने बहुत लंबा संघर्ष किया, एक हीरोइक स्ट्रगल किया, एंड ही सेव्ड अहमदनगर फॉर क्वाइट कंसिडरेबल टाइम। ओके, जब 1600 में जब अहमदनगर के साथ युद्ध होता है और अहमदनगर का एक बड़ा हिस्सा बालाघाट, बरार और अहमदनगर स्वयं कब्जा लिया जाता है मुग़लों के द्वारा, तो उसके बाद आगे संघर्ष
जारी रखते हैं मलिक अंबर। मलिक अंबर चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं, मुर्तज़ा सुल्तान को मुर्तज़ा को सुल्तान नियुक्त करते हैं और ख़ुद उसके पेशवा बनते हैं। ओके, और बीजापुर की हेल्प लेते हैं और इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। ओके, मुग़लों के संघर्ष के लिए, मुग़लों से संघर्ष करने के लिए उन्होंने अफ्रीकन्स यानी इथियोपियंस, हबशी जो लोग थे उनके सजातीय, उनके हम वतन कह सकते हैं हम, और मराठाओं की एक शानदार सेना तैयार की। ओके, और स्पेशली उन्होंने जोर दिया गुरिल्ला वॉरफेयर पे। ओके, मलिक अंबर की इंडिया में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी देन है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर ही है। ओके, ही इज़ द पायनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इन इंडिया। ओके, और जो मराठास थे उनको उसने ट्रेन किया और फार्मर्स जो कम्युनिटी थी पूरी तरह से फार्मिंग में लगे रहते थे मराठास, उनको कन्वर्ट कर दिया, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक बहुत ही फियर्स लड़ाकों में। ओके, तो 1600 में हालांकि उनकी जब पहली लड़ाई होती है खाने खाना से, अब्दुल रहीम खाने खाना से नांदेड़ में, तो वे हार जाते हैं और बुरी तरह से हारते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, अपना संघर्ष जारी रखते हैं। वो साउथ की सारी पावर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे मैरिटल रिलेशनशिप बनाते हैं, शादी के संबंध, रोटी बेटी का संबंध जोड़ते हैं उनसे, और फिर स्ट्रगल करते हैं मुग़लों से। ओके, इस पूरे प्रोसेस में साउथ में जो उनका सबसे मजबूत एलाई बन के उभरता है वो बीजापुर स्टेट उभरता है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप में भी था। ओके, तो 1609 में उनसे एक अलायंस होता है जिसमें वो अपने बेटे की शादी वहाँ के एक हबशी अमीर की बेटी से करते हैं। ओके, और ये पूरी शादी का जो इंतज़ाम है वो वहाँ के उस समय के जो शासक थे बीजापुर के, उनके द्वारा किया जाता है। वो बीजापुर के सुल्तान मतलब इतने उत्साही थे इस शादी को लेकर के कि शादी का पूरा खर्चा, पूरा अरेंजमेंट वो करते हैं, और इतना शानदार ढंग से शादी को करते हैं कि 80,000 की, उस समय के हिसाब से 80,000 की तो सिर्फ आतिशबाजी वहाँ पे चला देते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़ोर शोर से, बहुत ही जोश व खरोश के साथ शादी की जाती है उन दोनों की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शादी कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, तो 1609 में ये अलायंस बनता है। 1610 में पहली लड़ाई होती है जिसमें खाने खाना को बुरी तरह से हरा दिया जाता है मलिक अंबर के द्वारा, और अहमदनगर पे फिर से कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन वो यही नहीं रुकते, 1612 में फिर से एक बार लड़ाई होती है, और खाने खाना की जगह पे नए गवर्नर जो आए थे वहाँ पे, खाने जहाँ लोधी, उनको और परवेज़ जो कि प्रिंस थे और जहांगीर का बेटा था, उन दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराया जाता है बुरी तरह से मलिक अंबर के द्वारा। ओके, और अभी तक साउथ में जो भी कुछ गेन किया था मुग़लों ने, यानी अहमदनगर, बरार, बालाघाट, वो सभी के सभी को कब्जा लिया जाता है। यानी जो अब तक हासिल किया था मुग़लों ने, वो एक झटके में सारा का सारा अंडन हो जाता है। लेकिन फिर वही होता है जैसा कि अक्सर हुआ करता है, मलिक अंबर को जो सफलताएं मिली थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें घमंड आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वो, और मराठाओं और अपने ही हबशी जो चीफ थे कुछ, उनके साथ उनका दुर्व्यवहार रहता है। ओके, तो इस दुर्व्यवहार की वजह से क्या होता है कि वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि वो अब इनके साथ नहीं रहेंगे, वो इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, और यहीं से फिर पतन होना शुरू हो जाता है मलिक अंबर का। ओके, यहाँ खाने खाना से जाकर के मिल जाते हैं जो मराठा थे, जो हबशी थे, जो मलिक अंबर से नाराज़ हो गए थे, वो जाकर के खाने खाना से मिल जाते हैं। खाना खाना उनका बहुत ही अच्छे से गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें अपने पक्ष में करके मलिक अंबर से 1615 में फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। 1615 की लड़ाई में मलिक अंबर बुरी तरह से हारते हैं। हालांकि उन्होंने जॉइंट अलायंस बनाया था, जो साउथ की मेन 3 पावर्स थी, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, तीनों को एक करके उन्होंने एक अलायंस बनाया था फिर से, लेकिन तब भी वो हार जाता है। ओके, और इसकी हार की सबसे बड़ी वजह माना जाता है मराठों का उनके साथ ना होना, क्योंकि मराठे जो थे
वो स्पेशली सप्लाई लाइंस को काटने में माहिर थे, और उनके ना होने की वजह से जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक थी, जो प्रोसेस था उनका मलिक अंबर का, वो कहीं ना कहीं उस तरह से उस परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो हारते हैं। लेकिन 1615 की हार के बाद भी मराठे मुगल्स यहीं नहीं रुकते, बल्कि आगे फिर से 1616 में फिर से एक बार एक नई सेना आती है, जिसमें प्रिंस खुर्रम को खुद भेजा जाता है, और खाने खाना के साथ मिलकर के एक बार फिर से लड़ाई होती है। एक बार फिर से मलिक अंबर की बुरी तरह से हार होती है, और लगातार मिली इन दोनों हारों की वजह से उनकी जो साउथ के स्टेट्स थे उनमें जो एकता बनी थी, जो यूनिटी बनी थी, वो उसको झटका लगता है और वो छिन्न भिन्न हो जाती है। इसके साथ ही जो पुराने लड़ाई के पॉइंट थे, जैसे शोलापुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि लेकर के दोनों ही राज्यों में, बीजापुर और अहमदनगर, दोनों में खींचतान चलती रहती थी। दोनों ही उसको अपना क्षेत्र का मानते थे। ठीक, तो शोलापुर को लेकर के अहमदनगर और बीजापुर में विवाद शुरू हो जाता है। ऐसे ही नालगोंडा को लेकर के बीजापुर और गोलकुंडा में विवाद शुरू हो जाता है। ओके, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मलिक अंबर हमला करता है साउथ में, स्पेशली बीजापुर में, और बीजापुर में बुरी तरह से तबाही मचाता है। ख़ासतौर से उनकी जो नई राजधानी बनी थी नौरसपुर, उसको तहस नहस कर देता है। ओके, इधर अब्दुल रहीम खाना और उनके साथी आगे बढ़ते हैं, और जो खिड़की नाम का शहर बसाया था, जो कि बाद में औरंगाबाद नाम हुआ जिसका, उसको तहस नहस कर देते हैं। खिड़की नाम का जो शहर था उस समय, उसकी एक जो स्पेशल फीचर थी वो थी उसकी वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटी। ओके, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड नहरें टाइप की बनाई थी जिसमें कि पीने का पानी आता था, और वो सेल्फ क्लीनिंग थी, क्योंकि उनमें चूना पत्थर बहुत हुआ करता था, जिसकी वजह से जो पानी था वो चलते चलते ही छन जाता था, उसकी गंदगी जो थी वो दूर हो जाती थी। ओके, तो बहुत ही शानदार सिस्टम था ये। उस समय उसने किस तरह से वहाँ पे ये सब किया होगा, किस तरह से मैनेजमेंट किया होगा, ये इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है मीडिएवल इंडिया का, स्पेशली साउथ इंडिया का। ओके, तो मलिक अंबर का जो योगदान है वो सिर्फ मिलिट्री क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी है। ओके, तो ये इस तरह से उनकी आपस में जो एकता थी वो छिन्न भिन्न हो जाती है, और इसीलिए डिप्लोमेटिकली मलिक अंबर को अलग थलग कर दिया जाता है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को स्पेशली बातचीत में शामिल करते हैं शाहजहां। ओके, खुर्रम, जिनका कि उस समय नाम जो था खुर्रम था, जहांगीर के द्वारा आदिल शाह को फर्जंद यानी बेटे की उपाधि दी जाती है, उसको बेटा कह करके वो संबोधित करता है। ओके, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस था इस सब चीज़ का। वहीं खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिलती है। ये 1615 और 1616 में जो लड़ाइयाँ थीं जिसमें खुर्रम ने शानदार सफलता हासिल की थी, उसका इनाम था उसके लिए। उसको शाहजहां की उपाधि मिलती है, साथ ही उसका मनसब जो है वो भी बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान को फर्जंद की उपाधि यानी बेटे की उपाधि मिलती है। इन दो हार के साथ ही अब तक साउथ में जो कुछ मुगलों ने जीता था, जैसे बालाघाट उनको मिल चुका था, पहले बरार मिल चुका था, अहमदनगर मिल चुका था, वो सब उनको फिर से वापस कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी सीमा रेखा से जो लगता हुआ एरिया था, उसका 14 कोस अंदर तक का एरिया उनको और मिल जाता है। यानी ये एक तरह से और एक दंड था, एक सज़ा थी मलिक अंबर और उनके साथियों को, कि आपने हमारे साथ लड़ाई की तो चलो उसका इंडेमिनिटी दो, उसका हर जाना भरो। ओके, तो 14 कोस का प्लस एरिया, एक्स्ट्रा एरिया उनसे लिया जाता है गहराई में। इसके साथ ही मलिक अंबर जो है, हम कह सकते हैं कि वो भले से उन्होंने एक हीरोइक स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी अपने गेम्स को वो स्टेबलाइज करने में कहीं ना कहीं असफल रहे, और उसकी वजह यही थी कि वो मुगल्स की ताकत को नहीं पहचान पाए। वो नहीं समझ सके कि मुगल्स के पास लगभग अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन कंपैरिजन ऑफ अहमदनगर।
ओके, और इसलिए उनसे लड़ाई ना करके, उनसे कुछ परमानेंट पैक्ट करके कहीं बेटर पोजीशन में अहमदनगर हो सकता था, लेकिन इसको समय से मलिक अंबर रियलाइज़ नहीं कर पाए। ओके, साथ ही साथ मराठास का इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ सके, जिसकी वजह से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ओके, हालांकि इन सब चीज़ों से मलिक अंबर का जो योगदान है इंडियन हिस्ट्री में वो कोई कम नहीं हो जाता। मलिक अंबर का एक डिस्टिंग्विश्ड प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में। ही ऑक्यूपाई अ डिस्टिंग्विश्ड प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री एंड ही विल बी देयर शाइनिंग इन द स्काई ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर एवर। ओके, उनके द्वारा जो मराठाओं को जो ट्रेनिंग दी गई गुरिल्ला वॉरफेयर में, उसका ही परिणाम आगे होता है कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही आगे जो आने वाले लगभग 200 साल हैं उन तक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है मराठाओं का, और आज की पॉलिटिक्स में भी है। ओके, तो इसके जो सूत्रधार थे कहीं ना कहीं वो मलिक अंबर थे। मलिक अंबर ने सबसे पहले मराठाओं की जो पोटेंशियल थी उसको पहचाना और उसको निखारने की कोशिश की। ओके, इसके साथ ही रेवेन्यू सिस्टम में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने जो टोडरमल का जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, उसको साउथ में लाने की जो क्रेडिट है वो उनको जाती है। इसके साथ ही ज़मीन नापने के लिए काठी सिस्टम उन्होंने शुरू किया। इजारेदारी सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया। इजारेदारी सिस्टम जो था कहीं ना कहीं जो पेजेंट्स थे उनके हरासमेंट का, उनके एक्सप्लॉइटेशन का कारण बनता था, इसलिए उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह ज़ाब्ती सिस्टम लगाया अकबर का। ओके, इसी स्ट्रगल के दौरान ही 1626 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ खुलदाबाद नामक स्थान पे हुई जो कि अहमदनगर में है। और जब उनकी डेथ हुई, मलिक अंबर की जब डेथ हुई, तो वो 78 ईयर्स के थे, यानी एक बहुत ही अच्छी मैच्योर एज में उनकी डेथ हुई। तो हम कह सकते हैं कि मलिक अंबर का स्ट्रगल हीरोइक था, एक उनका स्पेशल प्लेस था इंडियन हिस्ट्री में। और इंडिया की हिस्ट्री में स्पेशली अगर आप गुरिल्ला वॉरफेयर को लेकर के और मराठाओं को लेकर के अगर देखेंगे तो मलिक अंबर का नाम सबसे ऊपर मिलेगा, और इसीलिए मलिक अंबर का नाम भी तब तक अमर रहेगा जब तक ये दोनों इश्यूज़ रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।